नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम स्टैंडर्ड 9th का 15वां पाठ दाज्यू समझेंगे। सबसे पहले हम दाज्यू शब्द का अर्थ क्या होता है वह हम तुम्हें बताएंगे। दाज्यू यानी कि बड़ा भाई। घर में दो भाई होते हैं तो छोटा भाई जो होता है वह बड़े भाई को दाज्यू कहते हैं और उत्तर प्रदेश में यह शब्द बहुत प्रचलित है। हम उसे बड़े भैया कहते हैं और उत्तर प्रदेश में उसे दाज्यू कहते हैं, जिसके लेखक है शेखर जोशी। लेखक का परिचय अगर हम देखें तो शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा यानी कि उत्तरांचल में आलिया गांव नामक स्थान पर हुआ था। आपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। आपके चर्चित कहानी संग्रह है कोशिका, खटवार, सात किलो, दाज्यू, हलवाहा एवं निरंगी बीमार है। आपकी आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया था। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से भी आपको सम्मानित किया गया था। दाज्यू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। दाज्यू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। बाल श्रमिक यानी कि बाल मजदूर जिसे हम कहते हैं वह। मदन एक पहाड़ी बालक है यानी कि पहाड़ी विस्तार में रहने वाला, जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर के आकर एक होटल में काम करने लगता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाज्यू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वह किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है, इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। यानी कि पाठ का प्रकार है कहानी। चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, वही जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली शफाक आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी स्फूर्ति, आंखों में चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। यहाँ मदन का चित्रण किया गया है कि वह कैसा दिखता था। पतंजलि सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था और जब वे पास के कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था। वह कुछ बोला नहीं, हाँ नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया पर था, पर उसके इस मौन में जैसे सारा मेनू समाहित था। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर की। जगदीश बाबू जब पहली बार उस कैफे में उस होटल में गए तो उसने देखा कि वह लड़का मदन प्लेटें उठा रहा था और जैसे ही जगदीश बाबू बैठे वह स्फूर्ति से वहाँ हाजिर हो गया और चाय ले आया। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती हैं। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकांकी अनुभव नहीं करता। निसंग यानी कि कोई संग न हो। कभी नौकरी के लिए, पढ़ने के लिए कोई अजनबी शहर में जाना पड़ता है तो उसकी यादें उसके साथ होती हैं। इसीलिए लेखक यहाँ कहते हैं कि निर्जन एकांकी स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी अपने को एकांकी महसूस नहीं करता। इस एकांकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है, परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच
जनरवमय वातावरण में भी सुनेपन की अनुभूति होती है। कभी कभी उल्टा भी होता है कि बहुत गिरती के बीच भी हम अपने आप को अकेले पाते हैं। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्व विहीन। पर यह अकारण ही नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती हैं बिछोह या विरक्ति की किसी कथा के मूल में। हम सब कुछ छोड़कर अजनबी शहर में जाते हैं तो वहाँ भरे लोग में भी हमें एकाकीपन महसूस होता है, और जब याद साथे होती हैं तो हमें एकाकीपन महसूस नहीं होता। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्व विहीन है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगेगी। पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव के, पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे और होटल। सब अजनबीपन लगता है। जगदीश बाबू अपने गांव को छोड़कर यहाँ नौकरी के लिए आए हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यह आपका पार्ट 1 पूरा हुआ। पार्ट 2 हम देखेंगे अगले लेक्चर में। आपको गूगल क्लासरूम में यहाँ जितना पाठ चला है उनका गुजराती में ट्रांसलेशन करके भेजना है। थैंक यू।